बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एंटी टेस्ट का हमारा लेक्चर नंबर 32 है और नजब सेशन जो आप लोगों का चल रहा है मैथमेटिक्स के हवाले से, इसमें हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 जो था उसमें फंक्शन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन की थी और काफ़ी सारा काम चैप्टर 1 का हमारा हो चुका है। अब हम आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये लिमिट्स का टॉपिक है। लिमिट्स के हवाले से हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हमने डील करना है। MCQs के हवाले से फिर आगे चलते हैं, इसमें क्या काम होगा। तो स्टार्ट करते हैं बात 1.3 से ऑनवर्ड। ये काम है आज हमारा, हेडिंग है इसकी लिमिट्स ऑफ फंक्शन। इससे आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं, इसकी हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। कंसेप्चुअल काम तो यहाँ नहीं है कि ये लिमिट क्या होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा बहुत उसको आल दो स्टडी करेंगे हम, लेकिन यहाँ हमने ये देखना है कि इससे रिलेवेंट जो MCQs पेपर में आते हैं वो किस तरह से हम अटैम्प्ट कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। बस ये हमारा टारगेट इंटरेस्ट में होता है, बाकी इसके लेफ्ट हैंड डिस्कशन का हमें यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है। हम देखेंगे कि लिमिट वाले क्वेश्चंस को कितना जल्दी अटैम्प्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि लिमिट्स के टोटल 3 केसेस हैं। देयर आर 3 केसेस। वो जो 3 केसेस हैं उन्हीं से रेलेवेंट आपके MCQs बनने के चांसेस भी होते हैं। पहला केस लिमिट का हमारे पास ये होता है कि हम किसी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करते हैं x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, और हमारा जो आंसर है वो कोई भी यूनिक रियल नंबर बन जाता है। तो अगर हमारा आंसर यूनिक रियल नंबर बन जाए तो हम कहते हैं कि ये लिमिट का पहला केस है, और वो जो यूनिक रियल नंबर आंसर आएगा वही इस लिमिट का भी आंसर होगा। तो ये हो गया इसका पहला केस। फिर मैं इनकी एग्जांपल्स आपको यहाँ साइड पे कोड करके बताऊंगा ताकि ये आपको बात क्लियर हो जाए। दूसरा केस हमारे पास ये होता है कि आप किसी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, और आपका आंसर या प्लस इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए। तो ये अगर आंसर आया आपका तो इसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में कि ये लिमिट की एग्जिस्टेंस को नहीं शो कर रहा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो। और इसके बाद तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट केस होता है वो होता है जिसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बनती हैं। जैसे हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, फंक्शन पे आपने लिमिट अप्लाई की और आपका आंसर या तो 0/0 बन गया और या आपका आंसर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बन गया। ये 2 ऐसी फॉर्म्स होते हैं जिनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। तो इनके सामने मैं लिखता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा कि ये इनडिटर्मिनेट है, और इनडिटर्मिनेट का मतलब ये हो गया कि जो आंसर है वो हिडन है, और उस हिडन आंसर को किसी अलजेब्रिक टेक्निक से हमें ट्रेस करना होता है कि वो क्या है। तो मैं इन तीनों की एक एक एग्जांपल कोड करता हूँ। पेपर में एंटी टेस्ट में MCQs जब भी लिमिट का बनता है, सबसे पहला टास्क आप लोगों का ये होता है कि आप लिमिट पुट करके देखें। लिमिट पुट करने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, यानी किस केस का, 1 का, 2 का या 3 का। अब इन तीनों बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक एग्जांपल कोड कर लेते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। पहली बात है यूनिक रियल नंबर की। तो ये देखें, मैं कहता हूँ कि लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और यहाँ लिखा हुआ है x² + 1। ये एक फंक्शन है। आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट करें तो ये देखें 3 का स्क्वायर + 1, 9 + 1 कितना आ गया 10। 10 एक रियल नंबर भी है और यूनिक भी है, मतलब एक ही है, एक से ज़्यादा आंसर नहीं है। तो ये हम कह देंगे ये हमारा केस 1 था। अब इसकी काउंटर एग्जांपल देखते हैं कि अगर यूनिक रियल नंबर ना हो तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये देखें, अगर मैं यूँ करता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू, हम ले लेते हैं माइनस x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर लें, ये चलें यूँ एक और काम कर लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और -1 पर n लिख लेते हैं। अब आप देखिए, जब हम n कहते हैं कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और -1 की पावर में लिखा हुआ है, तो -1 की पावर में अगर n लिखा हुआ है तो n इवन भी हो सकता है और n ऑड भी हो सकता है। तो अगर ये एक नेचुरल नंबर है और अप टू इन्फिनिटी है और इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, तो इसका मतलब अगर इवन हुआ तो ये +1 आंसर देगा,
अगर ये ऑड हुआ तो ये -1 आंसर देगा। इसका मतलब हम डाउट में आइदर प्लस और माइनस, हमें नहीं पता कि इसका आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये इसका मतलब है रियल नंबर तो आ रहा है 1 लेकिन यूनिक नहीं है। तो +-1 नॉट अ यूनिक रियल नंबर, ये यूनिक रियल नंबर नहीं है। अगर ये यूनिक नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए यूनिक और रियल नंबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ अगर यूनिकनेस ख़त्म हो जाए तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर रियल नंबर ना आए तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम आते हैं सेकंड वाले केस के ऊपर। ये दोनों एग्जांपल, पहली वाली और उसकी काउंटर एग्जांपल दे दी मैंने। अगर इसकी एग्जांपल देखनी है +-∞ की, तो इसके लिए मैं आपसे ये कहता हूँ, देखें अगर मैं ये पॉइंट आउट कर जाते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी, ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल आ गई। अब तीसरी एग्जांपल मैं कोट करता हूँ इससे रिलेटेड। मैं कहता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है और यहाँ लिखा हुआ है 1/x। अब ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के माइंड में होती है अनडिफाइंड और इन्फिनिटी से रिलेटेड। स्टूडेंट्स इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे होते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो भी इन्फिनिटी और अनडिफाइंड को एक ही कैटेगरी में डाल रहे होते हैं, हालांकि इन्फिनिटी और अनडिफाइंड दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मैं भी इन दोनों को क्लियर भी कर दूंगा ताकि ये सब लोगों को ये बात क्लियर हो जाए और ये सब की तस्हीह हो जाए एक तरह से। देखिए मैं कहता हूँ x 0 को अप्रोच कर रहा है और 1/x का हमें आंसर बताना है। तो आप ये बताएं कि अगर मैं 1/0 x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब 0 के करीब होगा। तो 0 के करीब कोई एक नंबर पहले चूज़ करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ ये एक नंबर है 0.1। आल दो कोई 0 के बहुत करीब तो नहीं, लेकिन चलें 0.1 लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10। अगर मैं x की जगह 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 के करीब नंबर 0.01 रखता हूँ, जो कि पहले वाले से ज़्यादा करीब है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह और करीब करने के लिए अगर मैं यहाँ ये लिखता हूँ 0.01, तो इधर हमारा आंसर क्या आ रहा है 1000। आप ये ऑब्ज़र्व करें कि जितना डिनोमिनेटर 0 के करीब होता जा रहा है उतना आंसर इंक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ अगर पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ 3 ज़ीरोज़ बन के 1000 बन गए। इसका मतलब यहाँ अगर 4 ज़ीरोज़ होंगे पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में, तो यहाँ 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो करते करते जो ये नंबर जो है डिनोमिनेटर जो है ये 0 के करीब होता जाएगा, तो जितना ये 0 के करीब होता जाएगा 1/x के अंदर, x जितना 0 के करीब होता जाएगा 1/x उतना ही बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। यानी 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये करोड़ इस तरह करते करते बढ़ते जाएगा। जितना ये 0 के करीब जा रहा है उतना ये इन्फिनिटी के करीब जा रहा है। तो एक वक्त ऐसा है कि जब ये बिल्कुल 0 के करीब होगा तो हमारा आंसर भी इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारी अप्रोच से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो 1/x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब 0 को अप्रोच करने के दो मेथड होते हैं। ये देखें, यहाँ मैं कहता हूँ 0 लिखा हुआ है रियल लाइन के ऊपर, ये है -∞ और ये है आपके पास +∞। x का 0 को अप्रोच करने का एक मीनिंग तो ये है कि x 0 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 के करीब है लेकिन 0 से थोड़ा सा पीछे है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव है कि क्या 0 के करीब। तो इसके लिए हम साइन यूज़ करते हैं इसके ऊपर माइनस का। ये जो 0 के ऊपर माइनस लिखा होगा थोड़ा मैं यहाँ क्लियर करता हूँ, यानी यूँ लिखा होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो इसका मतलब होगा 0 को अप्रोच कर रहा है बट 0 से पीछे है। और अगर 0 के करीब हो थोड़ा सा आगे हो 0 से, तो फिर हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब जब x 0 को अप्रोच करता है, यानी यहाँ 0.01 है तो ये 100 बन गया, 0.001 हुआ तो ये 1000 बन गया। अगर ये नेगेटिव साइड पे होता तो आप देखें आपका आंसर क्या बनता, इधर बनता -10, इधर बनता -100, इधर बनता -1000। और जब ये 0 के बिल्कुल करीब जाता तो इधर हमारा आंसर आता -∞। तो इसका मतलब ये हुआ कि x 0 को अप्रोच करे राइट साइड से, यानी 0 के करीब हो लेकिन 0 से आगे हो तो +∞ आंसर आता है, और x 0 को अप्रोच करे लेकिन 0 से पीछे हो तो क्या होता है -∞ आंसर आता है। और जब उसके ऊपर मेंशन ही ना हो प्लस या माइनस, तो इसका मतलब है ये क्लियर नहीं है, ये राइट लिमिट भी हो सकती है, लेफ़्ट लिमिट भी हो सकती है। तो लेफ़्ट राइट अगर क्लियर नहीं है तो हम कहते हैं कि फिर इसका आंसर आएगा +-∞, यानी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये वाला केस था असल में ये कि जिसमें आपका आंसर +-∞ है, तो फिर हम ये कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो +-∞ आने का मतलब क्या हुआ, लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट। यूनिक ना आए फिर भी क्या मतलब होता है, लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट।
अब ये तो बात होगी कि लिमिट x टेंस टू 0 1/x होगा तो उसको कहेंगे प्लस माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव साइड से करें तो नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव साइड से करें तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ज़रा आते हैं एक चीज़ और देखने। अब अनडिफाइंड का फ़र्क समझ लें क्या होता है। मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन है f(x) जो है 1/x। आप अगर इस फंक्शन में डायरेक्ट 0 पुट कर दें तो ये 1/0 हो जाएगा। मैथमेटिक्स में याद रखें 0 से डिवीजन आज तक डिफाइंड नहीं हो सकी, तो डायरेक्ट 0 पुट करने से 1/0 बनेगा और 1/0 को मैथमेटिक्स में कहा जाता है अनडिफाइंड। जबकि यही काम जो 0 वाला था अगर मैं लिमिटिंग फॉर्म में करता, मैं कहता कि ये 0 के इक्वल नहीं पुट करना बल्कि 0 को अप्रोच करेगा x पॉजिटिव या नेगेटिव साइड से। तो अगर पॉजिटिव साइड से करेगा तो 1/x के ऊपर इस फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट 0 पुट करें अनडिफाइंड, और 0 लिमिट वाले केस में पुट करें तो क्या बनता है प्लस इन्फिनिटी अगर पॉजिटिव साइड से है और नेगेटिव इन्फिनिटी अगर नेगेटिव साइड से है। तो ये फ़र्क होता है अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में। 0 के करीब करीब नंबर रखा लिमिट फॉर्म में तो इन्फिनिटी बनेगी, और डायरेक्ट 0 कर दिया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड इन्फिनिटी। उम्मीद है ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये दो जो मैंने एग्जांपल्स कोट किए इन दो केसेस की थी। अब आखिरी जो केस है ये वाला जिसमें 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, इसका भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आप लोग लिख लें, मैं यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन एग्जांपल बना के आपको देता हूँ। तो केस 3 की जो एग्जांपल है वो यूँ कर लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 या x अप्रोचेस टू 2 कर लेते हैं, और ऊपर लिख लेते हैं हम x² - 4 और नीचे लिख लेते हैं x - 2। अब आप देखें जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, और नीचे 2 पुट करें 2 - 2 क्या हो जाएगा। तो ये बन गई 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म जब भी बनती है हम कहते हैं ये कौन सी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट। इसको डिटरमिन करना होता है, ये इन बिटवीन आंसर हिडन होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन को हम दोबारा लिख लेते होते थे। क्वेश्चन को दोबारा लिखने के बाद हम देखते हैं कि इस पर अलजबरी टेक्निक कौन सी लगाई जाए। तो अलजबरी टेक्निक क्या होगी, यहाँ पे हमने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखा। अलजबरी टेक्निक्स को मैं आपको नाम बोल के बताता हूँ, उनमें से कोई एक टेक्निक यहाँ लाजमी अप्लाई होती है, जिनमें से सबसे पहली टेक्निक होती है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के बाद होती है रैशनलाइजेशन, फिर ट्रांसलेशन है, फिर सैंडविच थ्योरम है, और फिर डिवीजन बाय हाईएस्ट कॉमन पावर है। इस तरह तकरीबन हमारे पास 5 टेक्निक्स हैं ऑलमोस्ट जो यहाँ अप्लाई होती हैं, और हम किसी भी 0/0 फॉर्म से निकल आते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। तो फैक्टर अगर बनाएं तो क्या बनेंगे, x - 2 x + 2 ओवर x - 2। अब अगर ये x 2 के एग्जैक्ट इक्वल होता तो ये दोनों आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0 बन जाते हैं। 0 को हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो 0 को x 2 को अप्रोच करने का मतलब कि 2 के करीब करीब है, इसलिए आप x - 2 से कैंसिल कर दें। यही वो x - 2 है जो 0/0 बनाने की मेन रीज़न था। और अब आप देखें पीछे x + 2 बच गए, ये 2 यहाँ पुट करें तो 2 + 2 क्या आ जाएगा 4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से हमारे पास तीनों केसेस थे, तीनों की मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। अब आते हैं कि आपके MCQs में ये जब क्वेश्चन आए तो उनको किस तरह से आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है, और फिर उसके बाद लेक्चर को मैं क्लोज़ करूँगा। अच्छा भाई, 0/0 फॉर्म जो है उससे बचने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो है सैंडविच थ्योरम, जिसको एक अलजेब्रिक टेक्निक है जिसके थ्रू हम 0/0 फॉर्म से सम टाइम अगर निकलना चाहें तो उसको हम यूज़ करते होते हैं। इसके बारे में भी एक मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के माइंड में है कि वो sin θ/θ वाला जो रिज़ल्ट है उसको सैंडविच थ्योरम समझ रहे होते हैं। हालांकि सैंडविच थ्योरम असल में अलग थ्योरम है, और वो sin θ/θ वाला जो क्वेश्चन या रिज़ल्ट है उसके अंदर इसको यूज़ करना होता है हमने। तो इसको अंडरस्टैंड करें, सैंडविच थ्योरम की वर्डिंग के साथ रिलेटेड MCQs आपके पेपर में आ सकते हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास 3 फंक्शंस हों, एक f(x), उसके बाद g(x) और उसके बाद h(x), और इनका आपस में ये रिलेशनशिप हो कि f(x) g(x) से लेसर इक्वल हो और g(x) h(x) से लेसर इक्वल हो, और उसके साथ साथ आप लिमिट अप्लाई करें, यानी पहले ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए और उसके बाद लिमिट अप्लाई करें आप x अप्रोचेस टू a। फर्स्ट वाले पे लिमिट अप्लाई करें और लास्ट वाले पे, और फर्स्ट और लास्ट का जो आंसर है वो सेम आए। फर्स्ट और लास्ट का आंसर क्या आए, सेम आए। उस सेम आंसर हम लेट्स से कहते हैं a है, a मीन एनी वैल्यू, ठीक है। अगर फर्स्ट और लास्ट का आंसर सेम आएगा तो फिर हम ये कहेंगे कि जो मिडल वाला है उसका भी यही आंसर होगा।
यानी मिडल वाला फंक्शन जो g(f(x) है वो असल में f और h के दरमियान में सैंडविच बना हुआ था। इस थ्योरम की वर्डिंग ऐसी है कि इसको सैंडविच थ्योरम इसलिए कहा जाता है कि एक फंक्शन दो के दरमियान में जब सैंडविच बन जाए और फिर एंड वाले जो फंक्शंस हैं उन पे लिमिट अप्लाई करके सेम आंसर आए, तो जो मिडल में लिखा होता है उसका भी फिर वही आंसर होता है जो सैंडविच बना हुआ होता है। तो फिर थ्योरम क्या कहता है जी कि अगर पहले और आखिरी का आंसर सेम आएगा देन जो मिडल में लिखा होगा लिमिट x अप्रोचेस टू a g(x), इसका भी आंसर क्या होगा, a होगा। तो ये हमारे पास है सैंडविच थ्योरम, और इसको अगर हम किसी भी तरह से MCQs में अप्लाई करें तो हमें एक फंक्शन जो है वो दो के दरमियान में अगर सैंडविच बना हुआ मिल जाए तो जो मिडल वाला फंक्शन होता है उसका भी फिर हम वही आंसर लिखते हैं जो बाउंड्री वालों का आंसर होता है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने ऑब्ज़र्व करना है कि अगर फर्स्ट और लास्ट फंक्शन का आंसर सेम आए तो मिडल वाले का भी आपने फिर वही आंसर लिखना है। इसकी बेस पे फिर हम प्रूव जो करते होते हैं, ये एक रिज़ल्ट है बुक में लिखा हुआ, और रिज़ल्ट क्या लिखा हुआ है जी कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। ये एक रिज़ल्ट है जो कि इसकी बेस पे प्रूव होता है। ये सैंडविच थ्योरम नहीं है, सैंडविच थ्योरम ये लिखा हुआ है, ये इस थ्योरम को अप्लाई करके प्रूव करते होते हैं इसको। फिर इससे रेलिवेंट MCQs हैं कुछ। इसमें एक बात तो आप याद रखें कि जब ये दोनों सेम होंगे थीटा और थीटा तब, और लिमिट जब 0 अप्रोच करेगी तब ये 1 के इक्वल होगा। अब इसमें देखें, मैं आपको फर्दर कुछ नोट बना के लिखवाता हूँ बातें जो कि आपके MCQs में आ सकती हैं। अगर आपको यूँ मिलता है क्वेश्चन, हम कुछ असल में शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर कहीं लिखा हुआ आ गया साइन 7x बाय x, तो आप जानते हैं कि अगर साइन थीटा बाय थीटा का आंसर 1 होता है, तो अब देखें ऊपर क्या है 7, नीचे सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो इसका जो x का कोफिशिएंट है 7 है, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो x के दोनों कोफिशिएंट की रेशो ले लें, डायरेक्ट आपको एक स्टेप में इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx है, तो ऊपर x का कोफिशिएंट a है, नीचे b है, तो आंसर क्या आ जाएगा a/b। ये इससे कोई शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से अगर आ जाता है लिमिट x टेंस टू 0 और साइन की जगह tan भी आ जाए, जैसे मैं कहता हूँ tan ax ओवर bx, तो साइन की जगह tan आएगा, तब भी जो कोफिशिएंट्स की रेशो है x की दोनों की वही हमारा आंसर होगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और कर सकते हैं आप। मैं अगर कहता हूँ ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ लेट से लिखा हुआ है साइन x डिग्री ओवर x डिग्री लिखा हुआ है, और आप लोग एक बात याद रखें कि ये रिज़ल्ट उस वक्त होल्ड करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब व्हेन थीटा इज़ इन रेडियंस, थीटा रेडियंस में हो तब ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। तो यहाँ ये डिग्री में लिखा हुआ है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, देखें कि ऊपर अगर हम कोफिशिएंट निकालें, यानी अगर मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करके लिखूँ तो ऊपर यूँ लिखा हुआ है साइन 1 डिग्री इंटू x और नीचे लिखा हुआ है सिर्फ x, तो ऊपर कोफिशिएंट 1 डिग्री है, नीचे कोफिशिएंट 1 है, तो आंसर क्या आ गया 1 डिग्री। और 1 डिग्री का मतलब क्या होता है π/180 रेडियंस। तो ये इसका आंसर एक स्टेप में आपको मिल जाएगा। इस तरह के बहुत सारे और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इसी लॉजिक की बेस पे होंगे। तो जो अलजेब्रिक टेक्निक्स हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, सैंडविच थ्योरम, ट्रांसलेशन, और उसके बाद डिवीजन बाय हाईएस्ट कॉमन पावर, तो एक वो भी देख लेते हैं। अब हम इसको 0/0 फॉर्म वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए कुछ, ये सारे 0/0 फॉर्म बनते हैं। अगर हम इनको बनाएं तो उसको इस रिज़ल्ट की बेस पे हमने 0/0 फॉर्म को बाईपास करके डायरेक्ट आंसर लिखा है इसका। अब मैं आपको जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी किया था उसका भी एक क्वेश्चन बताता हूँ। ये देखें, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ऊपर लिखा हुआ आ गया हमारे पास ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, और नीचे लिखा हुआ आ गया हमारे पास dx प्लस dx स्क्वेयर कर लेते प्लस ex और प्लस f। अब आप अगर लिमिट पुट करें, देखें क्या होना है, x को इन्फिनिटी पुट करें, इन्फिनिटी इन्फिनिटी और प्लस c, इन्फिनिटी इन्फिनिटी और प्लस f। इस c और f कोई कांस्टेंट्स होंगे, तो इन्फिनिटी में जब भी कोई नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो इन्फिनिटी ही बनता है। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जब भी बनती है तो आप याद रखें आपके पास आपके कोर्स में एक ही टूल लिखा हुआ है,
और वो टूल ये होता है कि आप जो फैक्टर इन्फिनिटी बना रहा है, जो वेरिएबल इन्फिनिटी बना रहा है, उसकी हाईएस्ट कॉमन पावर लेके डिवाइड कर दें। एक्स चूँकि इन्फिनिटी बना रहे तो ऊपर एक्स की पावर 2, नीचे भी 2, तो ऊपर नीचे अगर कॉमन देखें तो वो 2 आ रही है पार, तो एक्स स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन ले लें और एक्स स्क्वायर नीचे से भी कॉमन ले लें। तो ये बनेगा a प्लस बी बाई एक्स और c बाई एक्स स्क्वायर। ये बनेगा d प्लस ई बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर। अब ये कट गया। ये याद रखना है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन जब भी आएँ, जो इन्फिनिटी बनाने वाला वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट कॉमन पावर से डिवाइड कर देना है। अब आप देखें, जब लिमिट पुट करेंगे हम, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया है कि जब इन्फिनिटी पुट करते हैं तो लिमिटिंग केस में अगर डिनोमिनेटर में आ जाए आपके पास 0 तो वो इन्फिनिटी कर देता है, और इन्फिनिटी आए तो वो 0 कर देगा। अब देखें ये क्या बनेगा, a और d तो ऐसे ही हो गए, b ओवर क्या पुट करना है, इन्फिनिटी। जिस तरह किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें लिमिटिंग फॉर्म में तो वो इन्फिनिटी बनाता है, इसी तरह लिमिटिंग फॉर्म में किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो वो 0 बनाता है। ये मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x, तो ये क्या बनता है, इन्फिनिटी, अगर ये पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x, तो ये आपके पास क्या बनता है, 0। उसी का ये रेसिप्रोकल है बेसिकली। तो ये b ओवर इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा, c ओवर इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा, e ओवर इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा, f ओवर इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगा, 0। तो सो आपका आंसर बना a बाई डी आपका आंसर आ गया। तो एक शॉर्टकट आपको यहाँ से मिल जाता है। ये सारा काम अगर आप ना करें, एंटी टेस्ट में आपने चूँकि टाइम बचाना होता है, अपना टाइम सेव करने का शॉर्टकट ये है कि देखें ऊपर कितनी कोफिशिएंट था, कितना a, नीचे कितना था d। तो जो लीडिंग कोफिशिएंट्स थे, इस तरह यहाँ मैंने कहा ना 7/1 a/b, तो लीडिंग कोफिशिएंट की जो रेशियो है वही हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो ये इसका एक शॉर्टकट था। यहाँ पे हम बात करते हैं क्लोज और कुछ लिमिट्स के स्पेशल केसेस के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये लिमिट का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं। ये पास पेपर्स जो हैं एंटी टेस्ट के, उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ उनसे रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं। पहला हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x बाई एक्स। अब होता ये आम तौर पे कि आप लोगों ने रिजल्ट जो पढ़ा है वो x टेंड्स टू 0 वाला था और sin x बाई एक्स का आंसर 1 आया कर, जिस तरह ये लिखे हैं हमने रिजल्ट कुछ। अब ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। जल्दी में स्टूडेंट से गलती कर देते हैं कि वो इसको भी वही समझ के 1 लिखाते हैं इसका आंसर। हालांकि आप देखें साइन एक बाउंडेड फंक्शन है, इसकी डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। एक्स अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये रियल लाइन के ऊपर कोई नंबर होगा जो कि इन्फिनिटी के करीब करीब होगा कहीं पे। तो हमें पता है कि साइन एक्स में जो मर्जी पुट कर दें, -1 से 1 के दरमियान ही इसका आंसर रहता है, इससे बाहर नहीं जा सकता है इसका आंसर। तो जो न्यूमरेटर है वो इन्फिनिटी के करीब पुट करने से भी -1 और 1 के दरमियान में कोई नंबर ही बनेगा, कोई भी नंबर क्या ले, लेट्स से वो नंबर a है। और ये a याद रखें -1 और 1 के दरमियान में होगा। हो सकता है -1 हो सकता है +1 हो सकता है -0.5 हो या +0.5 या इवन 0 भी हो सकता है। और इसके डिनोमिनेटर में x इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो जिस तरह हम कहते हैं कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी बनता है, इस तरह कोई नंबर इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो वो क्या हो जाता है, 0। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ही समझ रहे होते हैं कि शायद इसका आंसर 1 आएगा। हालांकि अगर 0 हो तो फिर 1 आता है और इन्फिनिटी हो तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी लिमिटिंग केस में क्या होता है, 0। अब यहाँ पे आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हम कह रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x ओवर x। अब ये जो मॉड ऑफ x है, हमें नहीं पता कि x 0 को राइट से अप्रोच कर रहा है या लेफ़्ट से कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि x 0 को लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा है तो मॉड ऑफ x का आंसर आ जाएगा आपके पास -x ओवर x। तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, -1। अगर x 0 को राइट से अप्रोच करता तो मॉड ऑफ x का आंसर आता +x और ये कट जाता, कितना आंसर बन जाता, +1। ठीक है। अब हो ये रहा है कि हमें ये पता ही नहीं है कि ये इसको लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा है या राइट से कर रहा है। जब 0 के ऊपर कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो फिर मॉड जब रिमूव होगा तो मॉड की जगह आएगा +-x और ये कैंसिल होगा और अल्टीमेट आंसर क्या बनेगा, +-1। और +-1 का मतलब है कि ये यूनिक नहीं है, रियल नंबर तो है, यूनिक नहीं है। तो ये इंडिकेट करेगा इस बात को कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये नहीं जी, ये आपके पास हो गया दूसरा स्पेशल केस। इसका तीसरे पे आते हैं, ब्रैकेट फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब मैंने लेक्चर चैप्टर 2 का बुक 2 जब हमने स्टार्ट की थी, चैप्टर 1 में ये एक स्पेशल फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन आप लोगों को पढ़ाया था।
इसका नाम रखा था हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें जो भी इनपुट दें इसका आंसर इंटीजर आता है। मैंने प्रॉपर ग्राफ बना के ये बात समझाई थी आप लोगों को। अब अगर 3 माइनस की बात करते हैं तो इसका मतलब है x 3 से थोड़ा सा कम है, 3 को अप्रोच कर, लेकिन 3 से थोड़ा सा पीछे हो सकता है, 2.999 जो भी हो जाए। तो हम जानते हैं कि अगर 3 से थोड़ी सी भी कम इनपुट दी हमने तो हमारा आंसर ब्रैकेट का कितना आ जाएगा, 2। ये बात सारी डिटेल से लेक्चर नंबर जो इससे एक लेक्चर छोड़ के पहले का लेक्चर था उसमें मैंने ये सारी बातें डिटेल से आपको बताई थी कि ब्रैकेट फंक्शन का आंसर कैसे लिखा जाता है। और ये जो 3+ लिखा हुआ है इसका मतलब 3 से थोड़ा सा हम आगे चले गए हैं, 3 से हम एक स्टेप भी आगे चले जाएं तो ब्रैकेट का आंसर कितना आता है, 3। तो आप ज़रा इन दोनों को कंक्लूड करें कि लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 आ रहा है 3 पे, और राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 पे कितना आ रहा है, 3। तो लेफ़्ट और राइट लिमिट का आंसर अगर सेम ना हो तो ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर सिर्फ ये आए तो 2 आंसर होगा, सिर्फ ये आए तो 3 आंसर होगा। और अगर 3 के ऊपर प्लस माइनस ना लिखा हो, यानी x टेंड्स टू 3 लिखा हो, तो फिर हम कहेंगे लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो ये हम आगे चल के जब 1.4 स्टार्ट करेंगे वहाँ ये बात सीखेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम ना आए तो हम कहते हैं लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो इन दोनों को कंक्लूड करने के लिए मैं लिखता हूँ कि अगर बगैर किसी साइन के लिखा होता, यूँ लिखा होता लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ब्रैकेट ऑफ x, तो आप जानते हैं लेफ़्ट से अप्रोच किया तो 2, राइट से किया तो 3, चूँकि इक्वल आंसर नहीं आ रहा तो ये शो करेगा कि इसकी जो लिमिट है डज़ नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये बड़ी टेक्निकल बातें थी जो डिस्कस होगी हमारी आज। अब कुछ रिज़ल्ट्स ई वाले हैं वो पढ़ते हैं, फिर इसको क्लोज़ करके हम 1.4 की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो रह गए थे, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो रिज़ल्ट ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x पावर 1/x, ये ई के इक्वल होता है। ई आयलर कांस्टेंट है, आयलर जो था उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, 2.718 इस तरह कुछ इसकी वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2.71 इसको हम लिखते हैं, और ये एक इर्रेशनल नंबर है। और दूसरा रिज़ल्ट इसी तरह का है इन्फिनिटी वाली लिमिट के लिए, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x पावर x अगर हो तो ये भी ई के होते हैं। ये 2 रिजल्ट्स ई वाले, इनसे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं जो अगर पेपर में है तो आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे देखें। और ये MCQs के लिए ही क्वेश्चन होते हैं यूजुअली। मैं अगर यूँ कहता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है और यहाँ लिखा हुआ है 1 + 3x पावर 2/x, 1.4 के अंदर 1.3 के अंदर जो क्वेश्चन 5 है उसके कुछ पार्ट्स हैं ये वाले। आप सब जानते होंगे कि इसको हमने 3x का रेसिप्रोकल बनाना होता है इसको, तो मैं इसको पहले प्रॉपर करके दिखाता हूँ फिर इसका बताऊँगा आपको शॉर्टकट। अगर आपने इसका आंसर बताना है तो आप सारे समझते हैं कि इसको हम यूँ लिखा करते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 3x, और ये पावर को 1/x कर देंगे हम। थोड़ी देर के लिए 2 लिख दूंगा बाहर में, और फिर हमें क्या चाहिए होता है, हमें चूँकि इसका यानी इसका रेसिप्रोकल ऊपर चाहिए हमें, इस तरह इसका रेसिप्रोकल 1/x बनता है। तो फिर हम इसको यूँ कर लेते थे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बनेगा 1 + 3x, ये 2 जो है वो हमने बाहर लिख दिया, अंदर हमारे पास x था। तो अब हमने चूँकि इस 3x को इन्वर्ट करके ऊपर लिखना है तो ये 3 नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये जो अंदर लिखा हुआ है सारा ये इस रूल के अकॉर्डिंग, इसी का अगर रेसिप्रोकल लिखा हो और लिमिट 0 को अप्रोच करे तो ये e के इक्वल होता है। तो इन साइड जो है वो e बन के और ऊपर कितना बनता है, 3 × 2 6, तो अल्टीमेट आंसर आया e पावर 6। ये वाला काम पेपर में करने का टाइम हमारे पास नहीं होता, तो शॉर्टकट इसका सुने। शॉर्टकट इस सारे काम का, इसको अगर बाईपास कर दिया जाए तो शॉर्टकट ये बनता है कि ये तो आप जानते हैं कि इस तरह की एक्सप्रेशन इन्फिनिटी लिमिट में या 0 लिमिट में आए तो उसका आंसर ई होता है। तो मैं लिखूँगा यहाँ ई, और ये जो कोफिशिएंट है 3 और ये जो कोफिशिएंट है 2, इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 क्या होता है 6, तो ये डायरेक्ट आपको वो वाला आंसर यहाँ मिल जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरह आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी। फर्दर मोर एक बात याद रखें कि अगर इस लिमिट में यानी इन दोनों की अगर लिमिट्स इंटरचेंज कर दें, ये 0 लिमिट है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में लिमिट को 0 के बजाय इन्फिनिटी कर दूं तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, और अगर इस एक्सप्रेशन में इन्फिनिटी की जगह 0 कर दूं तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। तो ये बात ख़ास ख्याल रखना है इस बात का
कि अगर पेपर में इन दोनों की लिमिट्स में इसमें ज़ीरो आए तब यही बनेगा, इसमें इन्फिनिटी आए तब यही बनेगा। इसमें नंबर नीचे है, रेसिप्रोकल ऊपर है, उसमें नंबर ऊपर है, रेसिप्रोकल नीचे है, तो ज़ीरो और में यही बनेगा, इन्फिनिटी में ये, और अगर ज़ीरो की जगह इन्फिनिटी लिख देंगे तो ये 1 बन जाएगा, इन्फिनिटी की जगह ज़ीरो लिख देंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो ये बात ख़ास ख्याल रखना है। हो सकता है MCQs में ये स्टेटमेंट आ जाए और आप फ़ौरन ई लिख के आ जाएँ वहाँ पे, तो इस बात का ख़ास ख्याल रहेगा, तब ये बात आपको क्लियर होगी। अब 1.3 का काम यहाँ क्लोज़ करते हैं और 1.4 स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी वाली जो एक्सरसाइज है आपकी। अच्छा जी, अब हमारा 1.4 एक्सरसाइज का काम शुरू हो रहा है, जिसमें पूरी एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन कंटिन्यूटी के ऊपर हैं। तो हेडिंग लिखी है मैंने, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन f(x) एट x = c। x = c का मतलब है कि किसी भी x की वैल्यू के अगेंस्ट आपने देखना होगा कि ग्राफ कंटिन्यूस है या नहीं। और ग्राफ के कंटिन्यूस होने का अगर हम ग्राफिकल व्यू डिस्कस करें तो अगर ग्राफ किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा हो तो हम कहते हैं वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस है, और अगर स्मूथ जा रहा हो, स्मूथ चल रहा हो, उसमें कहीं भी ब्रेक ना आए, कहीं भी गैप ना आए, तो हम कहते हैं वो कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ इसको हम मैथमेटिकली देखना चाह रहे हैं तो मैं लिखता हूँ डेफिनेशन इसकी, क्या फंक्शन f(x) is said to be continuous। कहाँ कंटिन्यूस होगा? एट x = c। फंक्शन को कब कंटिन्यूस कहेंगे x = c के ऊपर? इफ़, अगर ये 3 बातें पूरी हो जाएं। पहली बात क्या है कि आप डायरेक्ट फंक्शन में वो c पुट करें तो जो आंसर आए वो डिफाइंड होना चाहिए। f(c) इज़ डिफाइंड हम किसे कहते हैं? दैट इज़ कोई रियल नंबर आंसर होना चाहिए हमारा। अगर रियल नंबर आता है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वो डिफाइंड है, यानी आयोटा ना बनाए और ज़ीरो डिनोमिनेटर ना बनाए, इन्फिनिटी ना बनाए, तो हम कहते हैं वो डिफाइंड है। दूसरी बात ये है कि आप लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट, अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रैकेट फंक्शन का एक क्वेश्चन किया और लेफ़्ट और राइट लिमिट को डिस्कस किया। उससे पहले हमने 1/x में लेफ़्ट राइट लिमिट डिस्कस की। उससे पहले हमने mod of x में लेफ़्ट राइट लिमिट डिस्कस की। तो सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर x अप्रोचेस टू c, उसी c के ऊपर अगर हम लेफ़्ट लिमिट लगाएं, c के ऊपर माइनस लिखा होने का मतलब क्या है कि c को x अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से, और उसी c को x अप्रोच करे राइट साइड से, तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। लेफ़्ट राइट लिमिट का आंसर सेम होने का मतलब ये होगा कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या होगा? दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। और जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो फिर हम प्लस माइनस के बगैर लिखते हैं उसको। लेट्स से इसका भी आंसर 5 है, इसका भी 5 है, तो फिर x टेंड्स टू c f(x) को हम 5 लिखेंगे, ऊपर प्लस या माइनस नहीं लिखेंगे। और जो तीसरी इसकी कंडीशन है वो जस्ट एक कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरिजन है। आपने जब डायरेक्ट c पुट किया था, कोई डिफाइंड आंसर आया था, कोई रियल नंबर, हो सकता है वो रियल नंबर फॉर एग्जांपल 5 आया था, तो वो वाला 5 और इन दोनों का भी अगर आंसर 5 आ गया तो इसका मतलब है लिमिट का आंसर और फंक्शन का डायरेक्ट आंसर इक्वल है। तो कंडीशन 3 ये कहती है कि जो डायरेक्ट आंसर आया था f(c) का वो, और जो लिमिट के थ्रू आपने फाइंड किया था x अप्रोचेस टू c f(x), ये दोनों आंसर सेम होने चाहिए। इसको हम कहते हैं फंक्शनल वैल्यू, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग और फंक्शन सेम हो तो हम कहते हैं ये 3 बातें पूरी हो जाएंगी। ये 3 बातें पूरी हो जाएं तो हम कहते हैं फंक्शन c पे कंटिन्यूस है। एक बार नस्ट के टेस्ट में ये बच्चों का फीडबैक था कि ये क्वेश्चन MCQs में आया हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कि कौन सी कंडीशन कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये 3 ऑप्शंस तो एग्जैक्ट यही लिखे हुए थे। एक जो डी ऑप्शन था वो वाला ऑप्शन कुछ कोई और ऑप्शन था। तो ज़ाहिर बात है अगर ये 3 है तो ये तीनों के तीनों नेसेसरी हैं। ये तीनों मतलब अगर ये कह लें कि कंपल्शन है कि तीनों ये बातें ठीक होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इसका मतलब ये तीनों नेसेसरी हो गए। जो इन तीनों के अलावा कोई ऑप्शन दिया होगा वो टिक कर देंगे, वो ज़रूरी नहीं होगा। ये तीनों ज़रूरी कंडीशंस हैं। तो ये इस तरह आ चुका है। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन भी आ सकती है। अब एक आध क्वेश्चन में हम कंटिन्यूटी को अप्लाई करके भी देख लेते हैं ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के सामने और चेक करते हैं कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। लेट्स से एक क्वेश्चन है जो कि MCQs टाइप का ही आता है पेपर में, और आपको ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) = पीसेस में लिख लेते हैं। पहला पीस इसका है 2x + 1 और दूसरा पीस इसका हम लिख लेते हैं x² - 1, और इसी तरह एक थर्ड पीस का भी कर लेते हैं जिसमें हम 3x -
2 कर लेते हैं। और हम देखना ये चाह रहे हैं, ये हो सकता है ब्रांच, जो पहली ब्रांच हम कहते हैं ये लेस देन 1 के लिए, ये इक्वल टू 1 के लिए, और ये हम कहते हैं ग्रेटर देन 1 के लिए। और आपसे ये कहा जाए कि चेक करें कि ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अगर ये 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं वो देखना है आपने। तो एक तरीका तो ये है कि मैं तीनों चीज़ें जो हैं वो बारी बारी प्रॉपर वे से सॉल्व करके देखूं। इतना पेपर में टाइम आपके पास होता नहीं है कि आप ये तीनों कंडीशंस चेक करें। MCQs की बात करूं तो आपको एक शॉर्टकट इसका बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा इसका शॉर्टकट है। एक बात तो आप कान खोल के सुन लें कि जो कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है वो हमेशा आपसे पूछी जाती है उस पॉइंट पे जहाँ फंक्शन बाइफरकेट होता है या डिवाइड हो रहा होता है। देखें ये पूरे जो इस फंक्शन की 3 ब्रांचेज़ हैं और ये तीनों ब्रांचेस 1 के साथ एसोसिएट कर रही हैं, 1 से लेस, 1 के इक्वल, 1 से ग्रेटर। तो 1 ऐसा पॉइंट है जहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर डिसकंटिन्यूटी का हमें डाउट होगा तो वो 1 पे ही होगा, 1 के अलावा नहीं हो सकता। 1 से नीचे हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, 1 से बड़ी हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। अब हमें 1 के ऊपर देखना है कि वहाँ कंटिन्यूस है या नहीं। तो बड़ा आसान सा तरीका है, आप ये करें कि जो x = 1 है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, x = 1 जो है वो तीनों ब्रांचेस में पुट करें, चाहे लेस लिखा हो, ग्रेटर लिखा हो या इक्वल लिखा हो। तो पहली ब्रांच में पुट करें, कितना आंसर आता है, यहाँ 1 पुट करें, 2 × 1 + 1 कितना हो गया 3। दूसरी ब्रांच में पुट करें 1 का स्क्वायर -1 कितना हो गया 0। और तीसरी ब्रांच में पुट करें 3 × 1 3 - 2 कितना आ गया 1। अगर ये तीनों आंसर इक्वल हुए, अगर इक्वल हुए तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और अगर इक्वल ना हुए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो मैं चूँकि पता लग रहा है कि ये इक्वल नहीं है तो ये इस बात को शो कर रहा है कि f of x is discontinuous, कहाँ डिसकंटिन्यूस है, at x = 1। और कंटिन्यूटी की भी एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो मैं लिखता हूँ एक फंक्शन f of x = इसके भी बना लेते हैं 3 ब्रांचेस। एक हम कहते हैं लेस देन 2 के लिए है, एक हम कहते हैं इक्वल टू 2 के लिए, और एक हम कहते हैं ग्रेटर देन 2 के लिए। और यहाँ लिखते हैं पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है 3x - 1, एक हम लिख लेते हैं x² + 1, और इसी तरह से एक हम लिख लेते हैं x + 3। ये 3 ब्रांचेस हैं और मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये फंक्शन x = 2 पे कंटिन्यूस है या नहीं। शायद 2 ब्रांचेस हों या 3 ब्रांचेस हों, आपको अगर जिस नंबर पे कंटिन्यूटी चेक करनी है वो नंबर तीनों ब्रांचेस में पुट करना है आपने। तीनों का आंसर सेम आएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहली ब्रांच में 2 पुट करें, देखें 3 × 6 - 1 कितना हो गया 5। इसमें 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर +1 कितना हो गया 5। इसमें 2 पुट करें, 2 + 3 कितना हो गया 5। तो तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। विच शोज़ दैट ये कंटिन्यूटी का शॉर्टकट है, बजाय ये सारा काम करने के। आप समझते हैं कि ये पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है। कभी कभार फेडरल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है इसका 1.4 का। तो अब आपको मैंने सिंपल शॉर्टकट बताया जिसमें हार्डली आपके 5-7 सेकंड लगने, पता लग जाएगा आप लोगों को। इसका मतलब है कि इससे ये बात पता लगी f of x इज़ कंटिन्यूस। कहाँ कंटिन्यूस है, एट x = 2। तो यहाँ क्लोज करते हैं बात भी, कंटिन्यूटी का टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है। सम टाइम वो यहाँ को अननोन रख के भी आपसे उसकी वैल्यू पूछ सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ वो रख देता है m और वो कहता है कि फंक्शन अगर 2 पे कंटिन्यूस बताएं m की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा आसान सा काम है। आप क्या करेंगे, ये तो मैंने कंटिन्यूटी का बताया ना आपको। अगर वो कहता है कि चेक करें कि 2 पे अगर ये कंटिन्यूस है तो m की वैल्यू कितनी होगी, तो आप वही 2 इधर पुट करें, वही 2 इधर पुट करें, तो सब का आंसर एक तो बराबर आएगा। अब पहले वाले का आंसर 5 आया 2 पुट करने से, दूसरे वाले में 2 पुट करें तो m लिखा हुआ है और तीसरे वाले के भी क्या आ रहा है 5। तो पता लग जाएगा कि m की वैल्यू कितनी है 5 है। तो इस तरह से आप किसी अननोन को भी फाइंड कर सकते हैं और फंक्शन की कंटिन्यूटी को भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट एक्सरसाइज पे जो 1.5 है, जिसमें ग्राफ की डिस्कशन होती है। ग्राफ से रिलेटेड मैंने आपको जो पहले जो लेक्चर्स करवाए हैं जिसमें फंक्शंस की टाइप्स आप लोगों को मैंने बताई हैं, उन्हीं टाइप्स के अंदर अगर आप लेक्चर दोबारा देखें सेकेंड ईयर का लेक्चर 1, 2 और 3, तो आपको ग्राफ्स की भी अच्छी खासी मैंने जो इंटरप्रिटेशन है और ग्राफ का जो आइडिया वो दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको दोबारा से ग्राफ के बारे में बताता हूँ और कुछ एक आध क्वेश्चन करके हम इसको आज वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, 1.5 एक्सरसाइज है जिसमें हमने ग्राफ का काम करना है। सारे क्वेश्चंस ग्राफ वाले ही हैं। हमने देखना है कि हमारे एंटी टेस्ट के हवाले से ग्राफ के क्वेश्चन किस तरह पेपर में आ सकते हैं। ये तो नहीं होना आप खुद समझदार हैं, समझते हैं ये बात कि MCQs में ये तो कभी नहीं होगा कि वो आपसे ये कहते ड्रा दी ग्राफ,
वो ग्राफ से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो मैंने एक जनरल आइडिया लिखा है कि देयर आर 4 स्टेप्स टू ड्रा द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन और रिलेशन। ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का भी ग्राफ बनाया जा सकता है और रिलेशन का भी ग्राफ बनाया जा सकता है। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्राफ रिलेशन का भी हो सकता है और फंक्शन का भी हो सकता है। तो स्टेप 1 जो होता है, जब भी आप ग्राफ बनाना चाहें, जो कि आपके पास एफएससी लेवल पे एक्स वाई प्लेन होता है। एक्स वाई प्लेन के अंदर आप जानते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने एक्स रखना होता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने वाई। तो इन्हीं 2 वेरिएबल्स में आमतौर पे आपको कोई रिलेशनशिप या कोई फंक्शन दिया जाता है। तो पहला स्टेप ये होता है कि हमेशा जब भी आप ग्राफ बनाने लगें, वो जो एक्स और वाई का रिलेशनशिप है उसको आप इस तरह एक्सप्रेस करें कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बने, यानी y को सब्जेक्ट बना लें और फंक्शन ऑफ एक्स सारा एक तरफ कर लें। ये पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप ये होगा कि आप उसकी डोमेन लिखें, कहाँ से कहाँ तक है। राइट द डोमेन या चेक द डोमेन। डोमेन चेक करने का मतलब ये है दैट इज़ कि x की वो वैल्यूज़ लिखें जिनके अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट होना है। तो ये डोमेन सम टाइम आपको दी होती है, सम टाइम आपको खुद इसको जो आपने मेथड सीखा हुआ है, मैंने आपको डोमेन निकालने के मेथड सिखाए हुए हैं, उनके थ्रू आप डोमेन खुद भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको दी भी होती है। और तीसरा जो होता है कि टेबल एक बनाया जाता है वैल्यूज़ का, टेबल ऑफ वैल्यूज़। इसमें सम टाइम टी टेबल भी होता है और सम टाइम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। तो टेबल क्या है बेसिकली कि आप इधर एक्स लिख रहे होते हैं और वो एक्स की जो वैल्यूज़ डोमेन से आपने ली होती हैं, उनके अगेंस्ट आपको वाई की भी कुछ वैल्यूज़ यहाँ मिलती हैं, तो इनको फिर आपने प्लॉट करना होता है। और 4th नंबर पे क्या होता है कि स्केल की एडजस्टमेंट है। ये सारी बातें अगर आप रेगुलर जो क्लास सेकेंड ईयर की क्लास का 1.5 का मेरा लेक्चर है यूट्यूब पे, अगर उसमें आप देखें तो ये सारी बातें बड़ी डिटेल से बताई हुई हैं। क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्टिव काम नहीं है, ऑब्जेक्टिव काम है, हमारा MCQs टाइप है, इसलिए इसको हम ज़्यादा डिटेल से नहीं लिख रहे। बस मेन हेडिंग बना के मैं बताऊँगा कि MCQs किस तरह के आते हैं। इसमें क्या होगा जी, एडजस्ट द स्केल, स्केल एडजस्ट करें एंड ड्रा द ग्राफ। स्केल एडजस्ट करके आप इसमें ग्राफ ड्रा करते हैं। बस ये इसके 4 स्टेप्स थे। अब बारी आती है MCQs की कि इसके MCQs किस तरह के हो सकते हैं। तो MCQs के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ग्राफ की जो शेप है उससे रिलेवेंट, ग्राफ किस क्वाड्रेंट में लाई करता है उससे रिलेवेंट ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको ग्राफ की डोमेन और रेंज का पता हो, फंक्शन की डोमेन और रेंज का। तो जो कॉमन आपके इस कोर्स में अगर आप 1.5 और 1.4 के दरमियान में देखें तो सर्कल का और लॉग फंक्शन का और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, इनके ग्राफ के बारे में MCQs बने हुए हैं जो कि आपके पेपर में ही आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, देखें एक पहला आइडिया आपके पास, ये एक फंक्शन है। अगर मैं रिलेशनशिप लिखूँ, पहले देखें x² + y² इज इक्वल टू 9। बहुत सारे लोग, चूँकि आप सारे लोग एंटी टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं और एंटी टेस्ट वाले बुक 1 भी बुक 2 भी पढ़ के आए होते हैं। बुक 2 के अंदर आपको कई जगह पे इससे आपका वास्ता पड़ा होगा। ये एक सर्कल का रिलेशनशिप है x और y का। और चैप्टर 6 अगर देखें 6.1 से लेकर 6.3 तक कॉनिक सेक्शंस जो है उसमें डिस्कशन होती सारी सर्कल्स के ऊपर है। तो अगर आप में से किसी को नहीं पता कि किस चीज़ का ग्राफ है, तो मैं एक सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ कि अगर x² y² दोनों किसी भी इक्वेशन में प्रेजेंट हों, x² और y² विद सेम कोफिशिएंट्स, दोनों के कोफिशिएंट्स भी सेम हों, तो ये सर्कल को शो करता है। तो इसका मतलब ये एक सर्कल है। और यहाँ जो राइट पे लिखा होता है, याद रखा करें, राइट साइड पे रेडियस का स्क्वायर लिखा होता है। तो 9 का मतलब है ये 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 सर्कल का रेडियस है। अब मैं अगर इसको प्लॉट करता हूँ, ये सर्कल पर्टिकुलरली ऐसा सर्कल होता है कि जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है और 3 इसका क्या होता है, रेडियस। तो अगर मैं इसको प्रॉपर प्लॉट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है ये सर्कल है विद सेंटर एट ओरिजिन, और इसका जो रेडियस, चूँकि ये 9 है, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो रेडियस का स्क्वायर अगर 9 है तो रेडियस कितना हो गया, 3। तो ये अगर ओरिजिन है तो फिर ये वाला पॉइंट क्या बना, 0,3, और ये वाला पॉइंट बनेगा, सॉरी ये वाला पॉइंट बनता है 3,0, और ये आपके पास लेफ्ट पे है तो ये बनेगा -3,0। इसी तरह अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये भी क्या होगा, x0 y3, और ये होगा x0 और -y3 हो जाएगा -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सर्कल का ग्राफ है और ये शो करता है कि ये इसका रेडियस का स्क्वायर है और सेंटर इसका कहाँ पे है, ओरिजिन पे। हम देखने जा रहे हैं कि इसके MCQs किस तरह से आते हैं। अगर मैं यहाँ से y को सेपरेट करूँ तो y² इज इक्वल टू 9 - x² आएगा,
और अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो ये आएगा प्लस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अगर ये y प्लस माइनस आ रहा है तो प्लस का मतलब है ये ऊपर वाला पोर्शन है। मैं इसको ज़रा शेड करता हूँ थोड़ा सा। प्लस शो करेगा कि ये सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है जिसमें y पॉजिटिव है। ये है असल में प्लस वाला पोर्शन। अगर मैं सिर्फ प्लस लिखता हूँ यहाँ पे तो इसका मतलब है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये कहलाएगा सेमी सर्कल। इसी तरह अगर मैं सिर्फ माइनस लिखूँ तो ये भी सेमी सर्कल बनेगा, लेकिन ये अब कौन सा पोर्शन होगा, ये नीचे वाला पोर्शन होगा, ये वाला। तो अब आप समझ रहे हो कि जो रेड कलर से मैं शो करता हूँ इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से, अगर हम रेड कलर से शो करते हैं तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, और अगर हम ब्लू देखें तो वो पॉजिटिव वाला है। और अगर हम प्लस माइनस नहीं लिखते, अगर हम प्लस और माइनस अलग अलग नहीं करते, इकट्ठे लिखते हैं प्लस माइनस, तो फिर ये पूरा सर्कल होगा। तो पूरा सर्कल फंक्शन नहीं होता, ये पहला MCQ आपको बता रहा हूँ। पूरा सर्कल अगर ये वाला है तो x और y का ये रिलेशनशिप फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? आपने पढ़ा हुआ है कि अगर वर्टिकल लाइन ड्रा की जाए इसके ऊपर तो वर्टिकल लाइन दो जगह कट कर जाएगी, लेकिन अगर इसको सेमी सेमी करके देखें, हाफ हाफ करके देखें, तो ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फंक्शन के ग्राफ को वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दें जहाँ तक वर्टिकल लाइन एक जगह कट करती है तो वो फंक्शन हो जाएगा। तो अब इसके जो MCQs आ सकते हैं वो आपसे पूछ सकता है कि ये ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहा है। y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर किस को शो कर रहा है? तो आप स्क्वायर करके इस तरह बना लें, पता लग जाएगा एक सर्कल है। सिर्फ प्लस वाला हुआ तो आप कहेंगे सेमी सर्कल लाइज किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट एंड सेकंड। और अगर नेगेटिव हुआ तो आप कहेंगे सेमी सर्कल लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर दोनों प्लस माइनस लिख देंगे तो फिर हम कहेंगे ये फुल सर्कल है और वो फंक्शन नहीं बनता। तो ये पहली बात तो ये वाली होगी। फिर आगे चलते हैं। अगर हम बात करें y इज इक्वल टू log x टू द बेस a की, लॉगरिथमिक फंक्शन है और इसमें आप जानते हैं कि x जो है वो हमेशा 0 से ग्रेटर रखना होता है और y जो है आपके पास वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो ग्राफिकली देखें तो ये यूँ ग्राफ बनता है इसका, क्योंकि x सिर्फ पॉजिटिव रखना है तो x इस लाइन से आगे आगे रहेगा और y रियल नंबर होने का मतलब है कि y नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा आपके पास यूँ। तो log x का ग्राफ लाई करता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये जगह होती है 1,0, चूँकि जब x को 1 पुट करें तो 1 का log किसी बेस का दिए तो आंसर क्या आता है? 0। अब ये हो गया आपके पास इसका ग्राफ। तो अगर ये MCQ में आए तो यूँ आ सकता है कि ग्राफ ऑफ log फंक्शन लाइज इन, तो ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक और अगर मैं लिखूँ y इज इक्वल टू a पावर x, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, इसमें जो उसका जो कि इन्वर्स है, उसमें अगर x पॉजिटिव है तो इसमें y पॉजिटिव होगा, उसमें अगर y r है तो यहाँ y r से बिलोंग करता है, यहाँ x r से बिलोंग करेगा। यानी इसमें y पॉजिटिव हो जाएगा और x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर मैं x पे प्लेन ड्रा करूँ तो ये यूँ ग्राफ होता है। यानी ये ग्राफ x एक्सिस से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि x हमेशा क्या रखना है आपने? नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और y पॉजिटिव रखना है आपने। तो इसका मतलब है log का ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ में लाई करता है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ चूँकि कभी एक्सपोनेंशियल का आंसर नेगेटिव नहीं होता तो हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहेगा, y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला पॉइंट होगा 0,1, उसमें 1 0, इसमें 0 1। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ लाई करता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, वाइल ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये उसके इनवर्स का ग्राफ है। ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज बेसिकली ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, एंड ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि यहाँ y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि x क्या रखना है आपने? पॉजिटिव। तो ये कुछ काम थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड था। यहाँ मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। चैप्टर 1 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। एंटिटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 2 होगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।